गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग का, वो है ऑडिट कमेटी। देखो जी, ऑडिट कमेटी क्या होती है, स्टार्टिंग में क्या मीनिंग है, क्या क्या कुछ रहने वाला है ऑडिट कमेटी के बारे में, वो हम देखने वाले हैं आज। चलिए जी, इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑडिट कमेटी का। The audit committee plays a vital role in ensuring the independence of the audit process। देखो, जो ऑडिट कमेटी होती है ना, ये एक विटल रोल प्ले करती है किस चीज में, जो ऑडिट प्रोसेस है उसको ये इंश्योर दिलाने में कि ये जो हमारा ऑडिट प्रोसेस है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ऑडिटिंग द ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न कॉर्पोरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रिक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑपरेशंस हमारे हो रहे हैं ऑडिटिंग के, आजकल जितने भी मॉडर्न कॉर्पोरेशन है, नई नई कंपनीज खुल रही हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि किस तरीके से उनके सारे के सारे रूल्स जजमेंट को अंडरस्टैंड किया जाए बाय द मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट उन सारे के सारे रूल्स को किस तरीके से समझे, जो नई नई कंपनी ओपन हो रही है वो मैनेज कर रहे हैं उस कंपनी को, तो किस तरीके से उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। For the verification of these financial statement, the auditor requires access to all necessary documents and a truthful explanation of all the procedure। देखो, इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर को क्या जरूरत पड़ती है, सारे के सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और ट्रूथफुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि सच्चाई के थ्रू एक्सप्लेनेशन चाहिए उसे हर एक प्रोसेसर की, हर एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और हर एक प्रोसेसर चाहिए जिसकी वजह से वो ट्रूथफुल एक्सप्लेनेशन दे सके। कौन? ऑडिटर। It is unlikely that this can be expected from the inside management whose very actions is the subject of the audit process। और ये बहुत ज़्यादा मतलब अनलाइकली दिखता है कि अगर हम एक्सपेक्ट करें इनसाइड मैनेजमेंट से कि वो सारे के सारे इस तरीके से एक्शन करे जिसकी वजह से ऑडिट प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए। ओके, इवन इफ द मैनेजमेंट इज ट्रूथफुल, मान लिया जाए बाय चांस ये बेशक से हमारा जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सच्चाई पे बेस्ड ट्रूथफुल है, देयर इज अ नीड टू इंसुलेट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तब भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जरूरत पड़ती है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस को रोका जाए फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इनसाइड मैनेजमेंट, कि इनसाइड मैनेजमेंट उसे इन्फ्लुएंस ना कर पाए, सो दैट आउटसाइड रिसीव द ऑडिट प्रोसेस एज इंडिपेंडेंट एज दे कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व फ्रॉम द मैनेजर्स ट्रूथफुलनेस। कहते हैं मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बेशक से सच्चाई पे बेस्ड है, बेशक से ट्रूथफुल है, लेकिन फिर भी ये जरूरत पड़ती है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जब भी हो तो उसके ऊपर इनसाइड मैनेजमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े। यानी कि इनसाइड मैनेजमेंट जब भी वेरिफिकेशन प्रोसेस हो तो वो उसको बीच में इंटरफेयर ना करे। इनसाइड मैनेजमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में टांग ना अड़ाए। क्यों ना अड़ाए? क्योंकि अगर वो बीच में इनसाइड मैनेजमेंट अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस के भी बीच में आ गया, ऑडिट प्रोसेस के भी बीच में आ गया, तो इसका मतलब जो आउटसाइड पार्टीज हैं, जो आउटसाइड द मैनेजमेंट की जितने भी पार्टीज हैं, उनको वो सही तरीके से रिसीव नहीं हो पाएगी इंफॉर्मेशन, उस कॉर्पोरेशन, उस कंपनी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिलनी चाहिए। यानी इंडिपेंडेंट ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर इनसाइड मैनेजमेंट वहां पे इन्वॉल्व हो गया। समझने की कोशिश करो, कह रहा है हमारा जो मैनेजमेंट एक कंपनी है, उसका मैनेजमेंट और जो ओनरशिप आपको पता है अलग अलग होती है। तो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना, वो बेशक से बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। बेसिकली जो हमारा ऑडिटिंग का पर्पस होता है वो यही होता है ना कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिपोर्ट जो प्रिपेयर होके मिले, उसके अंदर हर एक बात मेंशन कर रखी हो कि यहाँ पे इस तरीके से काम चल रहा है, मैनेजर्स लोग क्या करें, क्या करना चाहिए, उन्हें सब कुछ दे दिया ऑडिटर ने। लेकिन अगर मैनेजमेंट ऑडिटर के बीच में आके टांग अड़ाने लग जाए, यानी वो अब आप बीच में आके अपना पर्सनल पर्पस, अपनी सारी कुछ बातें और ऑडिटर को भी अपने साथ मिला ले, यानी इंडिपेंडेंट उसे बिहेव ना करने दे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ ना कि जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, या फिर जो आउटसाइड पार्टीज हैं, उनको भी वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। यानी कि पार्शियल इंफॉर्मेशन मिलेगी उन्हें, लेकिन उन्हें पार्शियल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उन्हें इम्पार्शियल और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए कहता है कि जो ऑडिट प्रोसेस हो वो इंडिपेंडेंट हो इनसाइड मैनेजमेंट से। ठीक है, इनसाइड मैनेजमेंट उनको बीच में इंटरफेयर ना करे। इफ ऑडिटर आर हायर्ड बाय द मैनेजमेंट, अगर ऑडिटर मैनेजमेंट के थ्रू हायर कर लिया गया, एंड दे डिसाइड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग सर्विसेज, और मैनेजमेंट ने ही उनका स्कोप डिसाइड कर दिया कि ऑडिटिंग जो ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसका स्कोप क्या है, एंड ऑडिटर्स कंपनसेशन, ऑडिटर का कंपनसेशन भी उन्होंने ही डिसाइड किया, द ऑडिट प्रोसेस इज अनलाइकली टू बी परसिव्ड एज इंडिपेंडेंट। तो फिर हम ऑडिट जो प्रोसेस है उसको हम इस तरीके से रिसीव नहीं कर सकते कि वो इंडिपेंडेंट है।
क्या रह गया, जब सारा का सारा काम मैनेजमेंट कर रहा है, उसकी सर्विसेज जो भी बताना है, उसका काम का स्कोप क्या है, सब कुछ मैनेजमेंट ने बता दिया, और फिर हम कह रहे हैं ऑडिट प्रोसेस हमारा इंडिपेंडेंट है, तो कहते हैं नहीं, ये तो फिर अनलाइकली सीम हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये जो काम हो रहा है फिर ये इंडिपेंडेंट है, जब मैनेजमेंट उसे अपॉइंट करे, मैनेजमेंट का स्कोप है ना। तो कहता है इसी प्रॉब्लम, द आइडिया ऑफ सेटिंग अप ऑडिट कमेटी वाज mooted बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूएसए। तो तभी तो ये आया, जो ऑडिट कमेटी का आइडिया था ये इसीलिए आया कि ये सब काम तो अगर उन्होंने ही अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, मैनेजमेंट ने, उन्होंने ही ऑडिटर की सारी सर्विसेज बता दी, स्कोप बता दिया, कंपनसेशन उन्होंने इतना देना, जो भी सब कुछ सेटअप कर लिया, तो फिर ये इंडिपेंडेंट कहाँ रह गया। लेकिन हमने तो कहा था कि ऑडिट जो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो आइडिया आया ऑडिट कमेटी को सेटअप करने का। वाज mooted बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूएसए इन इट्स रिपोर्ट ऑफ मैक्सन एंड रॉबिन्स इनकॉर्पोरेशन एज लॉन्ग बैक एज इन 1940। However, the concept was gained some acceptance only in the 1970s। ये जो आइडिया था ऑडिट कमेटी का, ये सबसे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यूएसए में आया इन इट्स रिपोर्ट, जिसमें मैक्सन एंड रॉबिन्सन इनकॉर्पोरेशन की रिपोर्ट दी गई थी, जब आया था। और कब की बात है, 1940 की बात है। लेकिन जो एक कंसेप्ट था ऑडिट कमेटी का, इसको एक्सेप्टेंस मिली 1970s में। इन कनाडा इट इज नाउ लीगली कंपल्सरी, कनाडा में ये लीगली कंपल्सरी है फॉर मोस्ट पब्लिकली हेल्ड कंपनीज टू हैव ऑडिट कमेटी, की जितनी भी पब्लिक कंपनी होंगी मोस्ट पब्लिकली, उनको क्या करना होगा, उनको ऑडिट कमेटी जो है अपॉइंट करनी होगी। ओके जी। In 1976 में the New York Stock Exchange made it compulsory for all listed company to set up audit committee। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने ये कंपल्सरी कर दिया कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको ऑडिट कमेटी सेटअप करनी पड़ेगी, comprised slowly of outsider directors। In the UK, the Cadbury Committee 1992 made a strong recommendation that all the listed companies should establish an audit committee। जो UK था उसके अंदर कैडबरी कमेटी ने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी कि जितनी भी लिस्टेड कंपनियां उनके पास क्या होनी चाहिए, वो क्या अपॉइंट करें, ऑडिट कमेटी एस्टैब्लिश करें। इंडिया के अंदर, इन इंडिया द आइडिया ऑफ ऑडिट कमेटी इज गेनिंग एक्सेप्टेंस इन रिसेंट ईयर्स। अभी के कुछ सालों में ही इंडिया के अंदर ऑडिट कमेटी का चलन शुरू हुआ है, एक्सेप्टेंस दी गई है, पर्टिकुलरली इन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, और मेनली कहाँ पे, बैंक्स में और इंश्योरेंस कंपनीज में। द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII in its code of corporate governance has recommended companies to constitute audit committee। जो भी recommended companies होंगी वो क्या constitute कर सकती हैं, audit committee। ओके जी, मीनिंग ऑफ ऑडिट कमेटी हमने इंट्रोडक्शन देखा। आप कह रहे हैं कि ऑडिट कमेटी का मतलब क्या होता है। एन ऑडिट कमेटी इज अ स्पेशलाइज्ड गवर्निंग बॉडी विद इन अ कंपनी। एक कंपनी के अंदर एक गवर्निंग बॉडी जब लेके आई जाती है तो उस पर्टिकुलर कमेटी को हम एक ऑडिट कमेटी कहते हैं। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, दोनों के दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन से होते हैं, देखो हमने किया था ना इंटरनल ऑडिट बहुत पहले, एक इंटरनल चेक था, एक इंटरनल ऑडिट था। इंटरनल चेक में होता है कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय चेक कर रहा है। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि वहीं पे जो हमें क्वालिफाइड बंदा लगता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में ही, तो हम इंटरनल कंट्रोल में से, यानी इंटरनल जो हमारा मैनेजमेंट चला उसी में से कुछ एम्प्लॉयज़ को हम ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं, मतलब स्टाफ मेंबर्स को ही, तो वो ऑडिटर होता है। तो कहता है जो भी इंटरनल ऑडिटर और जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी बाहर का हमने CA जो अपॉइंट किया एक्सटर्नल ऑडिटर, वो जो रिपोर्ट देंगे, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट देंगे टू द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी को। द ऑडिट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल, और फिर ऑडिट कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द oversight of the quality and integrity of the company's accounting and reporting practices। तो जो ऑडिट कमेटी होगी वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्वालिटी के लिए, कंपनी की इंटीग्रिटी के लिए, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, कंट्रोल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, द ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस, and the performance of the company's internal audit function and the independent auditor। हर चीज़ के लिए यहाँ पे फिर ऑडिट कमेटी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, चाहे वो कंट्रोल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, या फिर लीगल एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस की बात है, और या फिर ऑडिटर की क्वालिफिकेशन सही थी या नहीं थी, इन सभी चीज़ों के लिए ऑडिट कमेटी रिस्पॉन्सिबल है।
या इंडिपेंडेंट तरीके से काम किया गया नहीं किया गया, जो भी परफॉर्मेंस किया गया कंपनी के इंटरनल ऑडिट का वो किस तरीके से फंक्शन किया गया था, और फिर जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स थे उनकी तरह काम किया गया या नहीं किया गया, एक्सटर्नल ऑडिटर ने किस तरीके से काम किया, ये फिर सारा का सारा कहाँ पर आके टिक जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट कमेटी के पास आ जाता है। अब ऑडिट कमेटी को ही देखना है कि क्या कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ सही है या नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं हुआ ना यानी इंडिपेंडेंसी पे, तभी तो ऑडिट कमेटी का जन्म हुआ ना। समझ रहे हो ना आपने बिल्कुल अच्छे से, अगर वीडियो सुना तो आपको समझ आ गया होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। एन ऑडिट कमेटी इज अ कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ऑडिट कमेटी होती है ये कमेटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जनरली कंसिस्टिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉर्मली जो इसके अंदर होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बजाय यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, एक्सटर्नल डायरेक्टर होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है ऑफ अ कंपनी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को ऑफ द कमेटी स्पेशल इनवाइटी, अगर स्पेशल उनको मतलब स्पेशल इनवाइटी की तरह वो लोग अटेंड कर सकते हैं मीटिंग्स को। लेकिन नॉर्मली जो ये ऑडिट कमेटी होगी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होती है, ठीक है। द कमेटी जनरली एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन द ऑडिटर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो हमने बताया जो ऑडिट कमेटी है अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं, तो ये जो ऑडिट कमेटी होती है ये क्या करती है, ये बीच का काम करती है, यानी कि जो ऑडिटर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन दोनों के बीच का काम करते हैं, उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स उन सबको क्या करती है, दूर करती है ऑडिट कमेटी। अब कहते हैं प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अबाउट द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी से रिलेटेड जो प्रोविजन है 2013 कंपनीज एक्ट में वो कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 177 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वहाँ पे सारे के सारे प्रोविजन दे रखे हैं कि ऑडिट कमेटी के क्या प्रोविजन है। और जो रूल 6 और 7 है कंपनीज का, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स रूल्स 2014, कंपनी जो का रूल्स 2014 है उसके अंदर जो रूल 6 एंड रूल 7 है वहाँ पे जितने भी प्रोविजंस है वो सारे किससे डील करते हैं, ऑडिट कमेटी से। 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसमें सेक्शन 177 के अंदर गिवन है सारे प्रोविजन कंपनी एक्ट ऑडिट कमेटी से रिलेटेड, और जो रूल 6 और 7 है उसमें जो कंपनी का रूल्स 2014 की जब बात हो रही है तो रूल 6 एंड रूल 7 के अंदर सारे प्रोविजन गिवन है जो भी ऑडिट कमेटी के साथ डील करते हैं। ओके, क्लियर? होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।